हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। दोस्तों, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से एनालाइज करते हुए हम लोग चैप्टर वाइज अच्छे से सारे क्वेश्चंस दोस्तों कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसे कि विषय सूची आप लोग देख सकते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका पूरा चैप्टर ये हम लोग कवर कर चुके हैं। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। और दोस्तों, हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं ताकि सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएं और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हमारे अच्छे से कवर हो जाएं और हम अच्छे से एनालाइज कर सकें कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं और किन क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारा वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और इसी बुक से हमारे जो चैप्टर हैं वो भी कंप्लीट हो रहे हैं और साथ में हम लोग पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं। और दोस्तों, जो सेकंड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका A-B अच्छे से पूरा कवर हो चुका है। ये आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। और इसका C का जो फर्स्ट है वो भी कवर हो चुका है। आज हम लोग जल प्रदूषण स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का और सबसे पहले आप लोग टॉपिक देख लीजिए। आज से हम लोग जल प्रदूषण अच्छे से कवर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में कीटनाशक की मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, इसका ए दिया गया है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की विद्यमानता। बी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स की विद्यमानता। सी है साबुन के संपर्क में आने पर बहुत झाग उत्पन्न करता है। और डी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की विद्यमानता। और ई है इस जल को उबाल कर दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल बी और डी। तो दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नंबर 1 है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स की विद्यमानता और नंबर 2 है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स की विद्यमानता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से कथन सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसका पहला कथन है, जलीय खरपतवार तेजी से बढ़ने वाली घास पात है जो बहुत ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त करती है जब इसे पोषक तत्व से भरे हुए अपशिष्ट जल जैसे घरेलू मलमल पर उगाया जाता है। और कथन दूसरा है, वाटर हॉसिंथ सेल्वेनिया और डकवीड जलीय खरपतवार के कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्रोत भूजल संदूषण के गैर बिंदु स्रोत हैं। तो इसका ए है अपशिष्ट जल तालाब, बी है कूड़ा करकट का ढेर, सी है लैंडफिल्स, डी है कृषि भूमि, ई है गड़े हुए भंडारण टैंक। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देख लेते हैं, सी, यानी कि केवल डी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भूजल संदूषण तब होता है जब मानव निर्मित उत्पाद जैसे गैसोलीन, तेल, सड़े लवण और रसायन भूजल में मिल जाते हैं। इसके कारण मानव उपयोग के लिए जल असुरक्षित और अनुपयुक्त हो जाता है। भूजल संदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत कृषि रसायन, सेप्टिक अपशिष्ट, लैंडफिल, अनियंत्रित खतरनाक अपशिष्ट भंडारण टैंक और वायुमंडलीय प्रदूषण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के कुल जल प्रतिशत को निम्नलिखित स्थानों की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए है वायुमंडल, बी है नदियां और जलधाराएं, सी है भूजल, डी है झील यानी कि ताजे पानी की झील, ई है हिमशीर्ष और हिमनद। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ई, सी, डी, ए, बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक जलाशय में सुपोषण यूट्रोफिकेशन के फलस्वरूप ए है शैवाल या एल्गी काफ़ी उत्पन्न होते हैं, बी घुले हुए ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि होती है, सी जलाशय में गंधलापन
तथा उसकी गंध के स्तर में वृद्धि होती है। और डी है सामान्य जल जीव के संपोषण में कठिनाई होती है। और ई पोषक तत्व में कमी हो जाती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है जलमल के वायवीय अवशोषण के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कथन दूसरा है जलमल के वायवीय अवशोषण से अत्यधिक मात्रा में मीथेन पैदा होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन पहला सही है, किंतु कथन जो दूसरा है दोस्तों वो गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जलमल के वायवीय अवशोषण के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह कथन सत्य है, लेकिन जलमल के वायवीय अवशोषण से अल्प मात्रा में मीथेन पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलजल की कीचड़ की वात निरपेक्ष पाचन। नंबर 1 है जैविक ठोस सामग्री के लिए प्रभावी प्रक्रिया। नंबर 2 है इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है दोस्तों। और नंबर 3 है इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में मीथेन गैस बनती है। और नंबर 4 है पाचित कीचड़ आयतन में घट जाती है और सरलता से जल रहित की जाती है। और नंबर 5 है अत्यधिक तीव्र प्रक्रिया है और अतः बड़े आकार के रिएक्टरों की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए, सी और डी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मलजल के कीचड़ का वात निरपेक्ष पाचन है, जैविक ठोस सामग्री के लिए प्रभावी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के साथ में मीथेन गैस बनती है और पाचित कीचड़ आयतन में घट जाता है तथा सरलता से जल रहित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो दोस्तों एक तरफ दिया गया है जल प्रदूषकों का वर्ग और दूसरी तरफ उसके उदाहरण या व्याख्या। चलिए दोस्तों सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूची 1 जल प्रदूषकों का वर्ग है और सूची 2 में उदाहरण और उसकी व्याख्या है। तो ए में दिया गया है रोगजनक कारक। तो दोस्तों ये जीवाणु, प्रजीवाणु यानी कि प्रोटोजोआ और कृमि इत्यादि, ये इसके उदाहरण हैं दोस्तों। और बी है ऑक्सीजन कम करने वाले अपशिष्ट कौन से हैं दोस्तों, तो वायुजीवी जीवाणु द्वारा विघटित कार्बनिक अपशिष्ट। सी है पौधों के अकार्बनिक पोषक तत्व। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों जल में घुलनशील नाइट्रेट और फास्फेट, शैवाल इत्यादि की अतिवृद्धि करते हैं। और डी है जल में घुलनशील अकार्बनिक रसायन। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों अम्ल, लवण, विषाक्त धातुओं के यौगिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है बहिस्राव के अमोनिया विषाक्तता में वृद्धि नाइट्रीकरण का परिणाम है। और कथन दूसरा है विनाइट्रीकरण में जीवाणु का प्रयोग कर नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में अपचयित करते हैं। तो दोस्तों इसका पहला कथन गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरा कथन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन प्रतिपत्री पार्थिव जैव जलवायु प्रतिपत्री नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा विद्ध छिद्र यानी कि बोर होल्स। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पत्रकायिकी, वृक्ष वलय तथा परागकण एवं जीवाणु विश्लेषण पार्थिव जैव जलवायु प्रतिपत्री है, जबकि विद्ध छिद्र पार्थिव जैव जलवायु प्रतिपत्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। तो सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। सिस्टोसोमियासिस एक दूषित जल जनित रोग है और इसका तर्क दिया गया है सिस्टोमियासिस रोग मुख्यतः पानी में सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिकथन सिस्टोसोमियासिस एक दूषित जल जनित रोग है। जल के दूषित होने के कारण यह फैलता है। जल में जब आयरन और अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो यह रोग फैलता है। अतः दिया हुआ तर्क अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग विषाणु, जीवाणु और प्रजीवाणुओं के कारण हो सकता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों अतिसार या डायरिया। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखना है दोस्तों। अतिसार जल जनित रोग विषाणु, जीवाणु और प्रजीवाणुओं के कारण हो सकता है। और हैजा यह एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के एंटेरोटॉक्सिन उत्पन्न करने के कारण होता है। यह दूषित पानी के सेवन से भी होता है। और हेपेटाइटिस यह यकृत सूजन के कारण होने वाली बीमारी है। इसके बढ़ने से यकृत कैंसर का खतरा हो सकता है।
और टाइफाइड इसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक के अनुमेय सीमा कितनी है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 0.5 mg/1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि क्षेत्रों में भूजल में किस प्रदूषक की यथेष्ट मात्रा हो सकती है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रेट की। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध भूजल में नाइट्रेट प्रदूषक की यथेष्ट मात्रा होती है, क्योंकि यह प्राथमिक तौर पर उर्वरक, सेप्टिक तंत्र तथा खाद्य के भंडारण एवं छिड़काव वाले स्थानों पर पाया जाता है तथा जल में आसानी से घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्री जल के खारेपन के लिए इसमें आकर मिलने वाली विभिन्न नदियों द्वारा निक्षेपित खनिजों और लवणों को उत्तरदायी माना जा सकता है, तथापि नदियों का जल खारा नहीं होता है, क्योंकि। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नदी जल वर्षा से आपूरित हो जाती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समुद्री जल के खारेपन के लिए इसमें आकर मिलने वाली विभिन्न नदियों द्वारा निक्षेपित खनिजों और लवणों को उत्तरदायी माना जा सकता है, तथापि नदियों का जल खारा नहीं होता है, क्योंकि नदी जल वर्षा में आपूरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पेय और सिंचाई के प्रयोजनों हेतु पृथ्वी की कुल जलापूर्ति में से उपयुक्त जल की उपलब्धता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1%। पेय और सिंचाई हेतु पृथ्वी की कुल जलापूर्ति में से उपयुक्त जल की उपलब्धता केवल 1% है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक जलाशय में बीओडी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिक मात्रा प्रदर्शित करती है। इसका ए है अत्यधिक प्रदूषित जल, बी है कार्बनिक पदार्थों की ज़्यादा मात्रा की उपस्थिति, सी है विलयित ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा की उपस्थिति, डी है अत्यधिक सीमित जलीय जीवन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल ए, बी और डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मलजल निरूपण संयंत्र का एक घटक है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बालूकण प्रकोष्ठ। अगला क्वेश्चन है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स द्वारा जलीय पर्यावरण का प्रदूषण निम्नलिखित में से किनके द्वारा घटित हो सकता है? नंबर 1 है सीवेज बहिस्राव, नंबर 2 है अपशिष्ट भस्मक, नंबर 3 है विषाक्त कचरा, नंबर 4 है ताप विद्युत संयंत्र, नंबर 5 है परिवहन क्षेत्र। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल 1, 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनॉल्स द्वारा जलीय पर्यावरण का प्रदूषण सीवेज बहिस्राव, अपशिष्ट भस्मक और विषाक्त कचरे द्वारा घटित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क कहा गया है। तो सबसे पहले इसका अभिकथन देख लेते हैं। झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त हैं। और दोस्तों इसका तर्क दिया गया है, झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए सही नहीं है, आर परंतु सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को उसका तर्क माना जाएगा। तो अभिकथन दिया गया है दोस्तों, नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषित होने की अधिक संभावना होती है। और इसका तर्क दिया गया है, झीलों के जल को प्रतिस्थापित होने में दशकों लग जाते हैं या लग सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो दोस्तों एक तरफ जल प्रदूषक हैं और दूसरी तरफ उसके स्रोत हैं। तो नंबर ए है जो अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाले जलाशय। तो दोस्तों इसके स्रोत हैं पेपर मिल और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ। और बी है पादप पोषक तत्व, तो इसके स्रोत हैं आधुनिक वॉशिंग पाउडर और कृषि अपक्षय। सी है अम्ल या एसिड, तो दोस्तों इसके स्रोत हैं खान अपवहन। डी है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स यानी कि PCB, और इसका सही हो जाएगा अपशिष्ट भस्मीकरण और विषाक्त पाटन स्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक कच्छ दुर्गंध शामक से पैदा होते हैं? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वायु प्रदूषक
कक्ष दुर्गंध शामक से पैदा होते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कहा जाता है। प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। इसकी अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे।